डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, CUET UG। और मुझे पता है कि बहुत सारे आप में से वो जो CUET UG दे रहे हैं इस वीडियो को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी ब्यूटीफुल रिसोर्स आपके एग्जाम के लिए है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा जब तक कोई बताए नहीं, सच के थ्रू आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एस्पिरेंट जो CUET UG कुछ दिनों में टेकअप करने वाले हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत भी, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं उस प्लेटफॉर्म पे जहां आप रहने वाले हैं कई वर्षों तक और नॉलेज की प्राप्ति करेंगे, एक ब्यूटीफुल इंजॉयबल वे में शेयर करेंगे एक लार्जर कम्युनिटी के साथ जो कि लगातार ग्रो कर रहा है। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं CUET PG या UGC नेट या सिविल सर्विसेज, तो आपको पता है कि आपका कर्तव्य क्या है। आप बताएं उन टारगेट ग्रुप स्टूडेंट को जिनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। आज चलिए, ये भूमिका तो बहुत थोड़ी लंबी हो गई। आपको पता है कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस डोमेन में थीम वाइज, मतलब चैप्टर वाइज जो है NCERT के, उसको लेके और उसमें जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसके अलावा जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एनालिसिस, और NCERT के अंदर भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी थोड़ी जानकारी, जिससे कि आप डेफिनेटली 100% श्योर हो सके कि इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आएंगे और आप तेजी से उसका प्रिपेयर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की थीम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो NCERT 12 की जो बुक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, उसके चैप्टर 5th या 6th है। सो लेट अस स्टार्ट। एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं CUET UG 2022 में, एक ही साल एग्जाम हुआ है। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में हम WTO कहते हैं। अब ये जो है इट वाज एस्टैब्लिश इन 1994, ये गलत है। ये 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द 5 डोमिनेंट। नो, इसमें कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते हैं, सब की एका होनी चाहिए। इट फॉर्मुलेट्स रूल फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इट फॉर्मुलेट्स रूल फॉर नेशनल, ये नेशनल ट्रेड के रूल बिल्कुल फॉर्म नहीं करता है, इंटरनेशनल ट्रेड का जरूर करता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट आपको पहचाने में हो सकता है। इट सक्सीडेड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये गैट एक UN के ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है, गैट, उसका नया अवतार जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1995 1 जनवरी को आती है, इसलिए केवल सही स्टेटमेंट इसमें से 4th है। अब यहां पे देखिए, मैच करने के लिए आपको दिया गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरे NCERT से है। एटम फॉर पीस एक फेमस स्पीच था जो USA के प्रेसिडेंट आइजनहॉर ने 1950s के आसपास जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो एटम का जो यूज होना चाहिए वो पीस के लिए होना चाहिए, ना कि वॉर। देखिए ये कितना आयरनिक है, कितनी एक तरह से समझ लीजिए मतलब विरोधाभास है कि USA एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने एटम का यूज किया है एटॉमिक बॉम्ब बनाने में और तबाह करने में, हिरोशिमा नागासाकी को, और उसके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि एटम का पीस के लिए। लेकिन चलिए ठीक है, ओके। इस बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, उसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो पीसफुल यूज ऑफ एटम को बढ़ावा देता है। जितने भी एटॉमिक एनर्जी प्लांट हैं दुनिया में, उस सब का इंस्पेक्शन वो करता है कि कहीं उसको डाइवर्ट करके मिलिट्री के लिए यूज तो नहीं किया जा रहा है। इंडिया में भी जो न्यूक्लियर प्लांट है वो IAEA के निगरानी में है। रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड अभी हम लोगों ने देखा कि WTO बनाती है। इसी 2 से आपका काम हो जाएगा। देखिए A का 4, तो A का 4 पे 2 ही है, इसका मतलब ये खत्म हो गया। हम लोगों ने 50-50 एलिमिनेशन कर लिया, इसको मैं 50-50 गेम बोलता हूं। और रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड B का 1, तो B का 1 इसमें से केवल एक ही में है, इन दोनों में से, तो आपको क्रैक हो जाता है। बाकी तो आप जस्ट मैच कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा। मैं अभी आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आप मैच करके आगे बढ़िएगा। यहां मैंने WTO के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए। आइजनहॉर के बारे में मैंने कहा है, 1953 में दिया था ये स्पीच। और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि UN की जो 6 जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ इकोसॉक आती है इसलिए मैंने ये लिखा है, तो इकोसॉक के अलावा जो 5 और है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके अलावा इनके कई जो हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी कहलाते हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड ट्रेड, IMF है, IMF है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है। इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि IAEA है, जो
इसके स्पेशलाइज एजेंसी कहलाता है। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, कोई कई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तहत काम करते हैं लेकिन स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। वैसे आपको इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आप ये जाने कि 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं लाइक इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेनी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसके स्पेशलाइज एजेंसी कहलाते हैं। और बहुत सारे फंड हैं लाइक यूनिसेफ है जो चिल्ड्रन की फंड है, यूनिडो है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, यूएनडीपी है, यूएनईपी है, ये सब भी यूनाइटेड नेशन के तहत ही ये सब काम करते हैं। वीटो पावर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अब देखिए 5 जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल जो मेन उसका गवर्नमेंट जैसा है, सरकार जैसा है, जो वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी स्टैब्लिश करने के लिए काम करता है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। वो मेंबर कौन है? यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके। इनको वीटो पावर है। अब यहां पूछा जा रहा है ये वीटो पावर क्या है इन 5 मेंबर को, इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो ए स्पेशल पावर एंजॉयड बाय ऑल मेंबर, नो ऑल मेंबर को तो है ही नहीं, 5 को ही है। ए निगेटिव वोट विच मींस आई फॉरबिड, यही है। मतलब देखिए क्या है, कोई भी प्रस्ताव यूएनएससी में आता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें कोई भी एक परमानेंट मेंबर बोलता है कि मैं एग्री नहीं करता हूं, आई फॉरबिड, तो समझिए वो डस्टबिन में चला गया। ये कितनी बड़ी पावर है, वीटो पावर इसको कहते हैं। तो यही है, बाकी ये सब नहीं है, ये सब बस पढ़ लीजिएगा, ये सब नहीं है। ये जानना जरूरी है कि वीटो पावर किसको कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि ये 5 मेंबर जो हैं परमानेंट मेंबर हैं, ये जरूर जानिए, क्योंकि इसी पे सारा विवाद होता है। हर कंट्री परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, भारत भी बनना चाहता है, लेकिन हैं तो अभी 5 ही। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये इस चैप्टर से नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ जा रहा हूं। ये दूसरे चैप्टर का है, मैंने यहां पे डाल दिया है। लेकिन ओएसीडी का फुल फॉर्म जो है ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो डेवलप्ड कंट्री जो थे उस समय, लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब का ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, लेकिन अब इसकी महत्ता कम होती जा रही है। अब आइए कि आपने देख लिया किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस चैप्टर को पढ़ा है और पढ़ करके जो क्वेश्चन बनाए हैं, मेरे अनुसार से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। 100% क्वेश्चन इसी से आना चाहिए। लेट अस सी क्या क्वेश्चन बनते हैं। यूनाइटेड नेशंस लोगो हैज ए वर्ल्ड मैप विथ डैश ब्रांचेज अराउंड इट। एक पत्ते से ढका हुआ है वर्ल्ड मैप, पूरे चारों तरफ, ढका नहीं, चारों तरफ छाया हुआ है। वो पत्ता किस पेड़ का है, मैं ये पूछ रहा हूं। क्या ये पाम है, ओक है, ओलिव है, पाइन है? तो ये ओलिव है। ओलिव का जो पत्ता होता है, आपको पता है, वो शांति का प्रतीक होता है। पहले ओलंपिक में जो जीतते थे एथेंस के जमाने में, तो उनको ओलिव का पत्ता का ही मुकुट जो है पहनाया जाता था। तो ओलिव के पत्ते से ढका हुआ है। ओलिव का ऑयल भी हम लोग खाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। मतलब कि कोई इसका नहीं है कि दुनिया को स्वर्ग बना देगा, लेकिन चलो इसको नरक बनाने से बचाएगा। ये इंटरेस्टिंग कोट जो है एक सेक्रेटरी जनरल ने यूनाइटेड नेशन ने कहा था। वो कौन है? मैंने यहाँ पे 4 नाम दिया है, चारों सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। इसमें से जो ये कहा है ये डैग हैमरस्कॉल्ड है। डैग हैमरस्कॉल्ड बहुत ही फेमस थे, ये सेकेंड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन का, के जो स्वीडन के डिप्लोमेट थे। इनकी एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और ये इस तरह के विटी वन लाइनर के लिए फेमस थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसमें से नहीं महत्व है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? एक चुनना है जो नहीं है, बाकी सब है। हेल्प विथ मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस है। हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल ऑफ अस है। हेल्प द ग्लोबल नॉर्थ हैविंग मोर से इन वर्ल्ड अफेयर नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्री, क्या डेवलप्ड कंट्री के लिए काम करता है? कई लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते, इसलिए गलत है। हेल्प, तो यही सही आंसर है। हेल्प सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम सच एज पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, हंगर, ये है। अभी देखा आपने WHO और यूनाइटेड नेशन ने काफी इसमें मेहनत किया। हेल्प मेंबर स्टेट रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम पीसफुली है, तो ये है, ये नहीं है। यूनाइटेड नेशन क्या है? ये क्वेश्चन में CUET PG जो आपके सीनियर हैं उनको पूछा गया, आपको भी 4 साल बाद पूछा सकता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इनको पिछले साल पूछा गया 2022 में। एक्चुअल क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन क्या है? एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है? नहीं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? यस। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। बिजनेस एंटिटी है? नहीं। तो कितना आसान क्वेश्चन है जो CUET PG में पूछा गया है। अब यहाँ पे जो है, जो यूनाइटेड नेशन के जो फाउंडिंग हुई है ना, उसकी जो जर्नी है उसको जरूर पढ़ लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। जैसे 1941 में जो है एक अटलांटिक चार्टर साइन होती है,
जो यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम चर्चिल के बीच में होती है। और ये जो है शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशन बनने की, चर्चिल रूजवेल्ट जो ट्रीटी है जिसको अटलांटिक चार्टर कहते हैं। ये कई जगह पूछा जाता है कि कौन सा एग्रीमेंट जो है वो बेस बन जाता है। अब यहाँ पे 1942 में देखिए क्या होता है। 26 allied nation fighting against the Axis power met in Washington DC to support the Atlantic Charter and sign the Declaration of United Nations। तो 1942 में ही Declaration of United Nations 26 allied जो कंट्री थे जो लड़ रहे थे, इटली, जर्मनी और जापान के अगेंस्ट, वो साइन करते हैं। 1943 में जो है तेहरान कॉन्फ्रेंस होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द थ्री पावर यूएस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, ये भी इनडायरेक्टली इसको हेल्प करता है। 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस होता है, अगेन बिग थ्री का, जिसमें कि रसिया, यूएसए और यूएसएसआर उस समय में था और यूके मिलते हैं, मतलब रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, और डिक्लेयर करते हैं टू ऑर्गेनाइज ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये याल्टा कॉन्फ्रेंस में भी होता है। अप्रैल मई में जो है 2 month लॉन्ग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है 1945 में होती है। इसी के बेसिस पे चार्टर बनता है, उसको लोग साइन करते हैं। 26 जून एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। उस दिन जो है 50 नेशन, जिसमें इंडिया भी है, उन्होंने साइन किया यूएन चार्टर को। 51वां कंट्री जो फाउंडिंग मेंबर है वो कुछ महीने बाद अक्टूबर 15 को साइन करता है। ये लोग जो है 51 फाउंडिंग मेंबर हो जाते हैं। ये 51वां कंट्री जो था पोलैंड था। और 1945 अक्टूबर 24 को यूनाइटेड नेशन का बर्थ होता है, जिस दिन उसके चार्टर जो है वो केम इन फोर्स, मतलब उस दिन से वो लागू होता है। तो इस दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ इससे क्वेश्चन बना रहा हूँ एक, लेकिन इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ दीज कॉन्फ्रेंसेज इज नॉट रिलेटेड टू सेटअप ऑफ यूएन। तो यहाँ आप जब देखेंगे सब कॉन्फ्रेंस मिलेगा। डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो भी जो है बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था जिसपे कि इसकी चर्चा हुई थी। अटलांटिक चार्टर देखिए, पोस्टडैम नहीं है, ये जर्मनी में है पोस्टडैम। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पे है ही, तो इसलिए ये जो इसका सही आंसर है ये नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट वन ऑफ द वे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएन हेल्प स्टेट कोऑपरेट विथ ईच अदर टू सॉल्व ग्लोबल कॉमन प्रॉब्लम। क्या इसमें से नहीं यूएन करता है ग्लोबल कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लाइक पैंडेमिक टाइप के। हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट करता है। दे कैन फोर्स द मेंबर स्टेट टू ऑनर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कोऑपरेशन। नो, ऐसा कोई फोर्स नहीं करता, ये निगोशिएट, बातचीत करके। ये दोनों सही है, इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं पढ़ देता हूँ तो इसे तेजी से। दे हैव द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू शेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट इक्वली अमंग द कोऑपरेटिव मेंबर। यस, they help moderate behaviors of the member states so that they would honor the terms and condition of the cooperation agreement। इन तरीके से ये वर्ल्ड का जो ग्लोबल कॉमन प्रॉब्लम है, लाइक पेंडेमिक, हंगर, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब को मतलब कंटेन करने की, कम करने की कोशिश करता है। द यूएन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द यूएन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द। तो यूएन का पिछला कौन सा एक प्रेडिसेसर था जिसके जो यूएन जैसा ही था, जो फेल हो गया, उसके बाद यूएन बना। उसका नाम क्या था? कम्युनिटी ऑफ नेशन, यूनियन ऑफ नेशन, यूनियन ऑफ स्टेट और लीग ऑफ नेशन। तो ये था लीग ऑफ नेशन, जो 2 वर्ल्ड वॉर के बीच में बना था और बेकार हो गया। उसका कोई मतलब, उसको ना तो यूएसए ने ज्वाइन किया था ना यूएसएसआर ने, तो एकदम इनइफेक्टिव हो गया था। 8वां क्वेश्चन है, यूएन कब सेटअप हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वैसे कम चांस है। तो 1945 में, आपको पता है 24 अक्टूबर को, ये भी यहाँ क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर को, जिस दिन की यूएन डे मनाया जाता है, यही क्वेश्चन यहाँ पे है। 10वां है, हाउ मेनी नेशंस आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। अभी हम लोगों ने देखा कि 51 मेंबर हैं, 50 मेंबर ने तो साइन कर दिया था उसी दिन, और 51वां जो है पोलैंड ने साइन किया था। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर यूएन का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि इंडिया उस समय में आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एज ए फाउंडिंग मेंबर साइन किया हुआ है। यूएन का प्राइम रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब एक यदि ऑब्जेक्टिव बोले तो क्या है? क्या ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी लाना है? नहीं। क्या सॉल्व ग्लोबल कॉमन प्रॉब्लम है? नहीं। प्राइम रोल नहीं है, सब है लेकिन नहीं, प्राइम रोल नहीं है। ब्रोकर इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, नो। इनका मेन काम है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। याद रखिए, मेन काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, समझिए कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? द पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद जो भी है ब्ला 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 है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक है कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यही इसका प्राइम पर्पस है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेंटली यूएन हैज हाउ मेनी मेंबर्स?
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्विज है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाने के चांस है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने देखा होगा थोड़े मैच करने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स लाइक दैट, या थोड़े से जिसमें कि आप सोच सकें। तो इसमें 193 है, ये तो बिल्कुल रोट लर्निंग है। और जो लास्ट कंट्री जो ज्वाइन करने वाला मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, जो सबसे लास्ट में वो 193वां कंट्री जो है वो कौन था? सूडान, एरिट्रिया, कोमोरोस, साउथ सूडान। वो है साउथ सूडान। इसको सूडान से कंफ्यूज मत कीजिएगा जहां अभी सिविल वॉर चल रहा है। साउथ सूडान उससे अलग हुआ था, 2011 में अलग हुआ था, और फिर वो 193वां मेंबर भी बन गया था यूनाइटेड नेशन का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट वन ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर हैं, उसमें से एक कौन नहीं, आप पहचान सकते हो? तो यूके है, फ्रांस है, चाइना है, रसिया है और यूएसए भी है। ये 5 है, लेकिन इटली नहीं है। द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड। कौन यूएन को हेड करता है? उसका नाम क्या है? क्या प्रेसिडेंट कहलाता है, डायरेक्टर जनरल कहलाता है, सेक्रेटरी जनरल कहलाता है, या जनरल सेक्रेटरी कहलाता है? वो कहलाता है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल अभी जो करंट है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगीज के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं पहले। तो पुर्तगाल के ये जो है पॉलिटिशियन है एंटोनियो गुटेरेस, जो अभी 2017 से अभी तक बने हुए हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? अभी जो है वो 9th है एंटोनियो गुटेरेस। जो पहले थे वो कौन है? ट्रैगवे ली है, हेमस्कॉल्ड, यूथान, कर्ट वॉल्डन। कौन है इसमें? ये है ट्रैगवे ली, जो कि नॉर्वे के पॉलिटिशियन थे। दैग हेमस्कॉल्ड जो है सेकेंड है, और यूथान शायद थर्ड है। यूथान जो है बर्मा से थे, मतलब एशिया के पहले, और ये सबसे ज्यादा दिन तक जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहने वाले भी हैं, लगभग 10 साल कुछ महीने। विच आर द रिफॉर्म एजेंडा ऑफ मतलब यहाँ पे 2 ऑफ एफ नहीं होगा, ऑफ द यूनाइटेड नेशन। रिफॉर्म एजेंडा, आपको पता है यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करने की बहुत डिमांड होती है, इंडिया भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। खास करके डेवलपिंग कंट्री तो बहुत खुश नहीं है उसके प्रेजेंट स्ट्रक्चर प्रोसेसेस से या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। तो इसमें से कौन जो है मतलब रिफॉर्म एजेंडा? तो रिफॉर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, यस है। रिव्यू ऑफ द इशू दैट फॉल्स विद इन इट्स जुरिडिक्शन, मतलब किस मामले पे यूएन को नजर दौड़ाना चाहिए या काम करना चाहिए, जुरिडिक्शन पे भी सवाल है। इनलार्जिंग द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इस पे भी जो है सवाल है कि इसका बढ़ना चाहिए, दोनों ही। अभी केवल 15 मेंबर होते हैं, इसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। इसको बढ़ाने की बात होती है, बहुत पहले जो है बढ़ा है, 1965 में लास्ट बढ़ा था, 11 से जो है वो 15 हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप। इंप्रूवमेंट इन द यूएन्स बजटरी प्रोसीजर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे भी होता है कि कैसे बजट जो है ये डेवलप्ड कंट्री उठाते हैं, कि केवल हम ही क्यों इसका वहन करें, क्यों नहीं डेवलपिंग कंट्री भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोग को भी आगे आना चाहिए। तो ये सभी जो हैं ये रिफॉर्म एजेंडा हैं। यहाँ पे G4 ग्रुप को जान लीजिए, इंडिया उसको बिलोंग करता है। इसमें आते हैं इंडिया, ब्राजील, जापान, जर्मनी, जो मिल करके अपनी बिड रखते हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनाओ बनाओ बनाओ। साउथ अफ्रीका को भी कई लोग इसमें शामिल करना चाहते हैं। विच इज नॉट वन ऑफ द चेंजेस इन ग्लोबल ऑर्डर सिंस फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आपका एनसीईआरटी कहता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की दुनिया की सच्चाई को जो है निरूपित करता है या रिप्रेजेंट करता है। उसमें अभी जो दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है वो कहीं छूट गया है पीछे। तो इसमें से कौन सा जो है नहीं है जो चेंजेस वर्ल्ड ऑर्डर में जब से यूनाइटेड नेशन बना है? सभी है, एक नहीं है। द वर्ल्ड हैज बिकम यूनिपोलर विथ यूएस एज सोल सुपर पावर, हम लोगों ने देखा, यस ये है, एक चौधरी बन गया है यूएस। चाइना इज फास्ट इमर्जिंग एज ग्रेट पावर, ये भी है, चाइना उसको टक्कर दे रहा है यूएस को। मेनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइंड यूएन, बहुत सारे जो यूएसएसआर थे उससे 15 कंट्री निकल गए, यूगोस्लाविया से 6 कंट्री निकल गए, चेकोस्लोवाकिया 2 में टूट गया, साउथ सूडान जैसे और कंट्री बने हैं, तो बहुत सारे कंट्री बढ़ गए इसमें। ग्रोइंग राइज ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया, पैंडेमिक, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये भी है। रसिया वंस अगेन चैलेंजिंग यूएस पावर एज सेकंड सुपर पावर, बिल्कुल नहीं, रसिया कहां से सुपर पावर होगा, लेकिन हाँ ये चैलेंज करता है अलग तरीके से, जियो पॉलिटिकल या उसकी जो डीप ज्योग्राफी है, लेकिन ऐसे सुपर पावर नहीं, इसलिए ये रॉन्ग है। In 1992, UN General Assembly adopted a resolution about reform in the structure and processes of United Nations. Which of these is not one of the resolution? तो वो जो resolution में 3-4 बातें थी उसमें से एक नहीं थी। इसमें से जो है, the Security Council no longer represent the contemporary political realities, मतलब जो बदले हुए जो global ऑर्डर है जो यहाँ है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। यूएनएससी's डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर, ये भी सही है। सिस्टम ऑफ परमानेंट मेंबरशिप शुड बी एबोलिश्ड, नो ऐसा किसी ने नहीं कहा, जबकि होना चाहिए, लेकिन सब चाहते हैं कि हम परमानेंट मेंबर बन जाए, ऐसा वो परमानेंट मेंबर को एबोलिश करने की कोई बात नहीं करता।
यूएनएससी लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, सब ये तो है ही, बिल्कुल है, तो ये सब था रिजोल्यूशन में 1992 में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया एज सजेस्टेड फॉर सिलेक्शन ऑफ ए मेंबर एज परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये सब कुछ क्राइटेरिया रखे गए थे कि एक मेजर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर होना चाहिए कंट्री, ए सबस्टेंशियल कंट्रीब्यूशन टू यूएन बजट, मतलब यूएन का जो बजट है उसमें उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए अच्छे खासे, ए बिग नेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ए नेशन दैट रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, ये सब होना चाहिए। तो नन ऑफ द अबव का मतलब है कि यहाँ नॉट है और यहाँ नन है, इसका मतलब सभी हैं, सभी हैं, ऑल, इसको नन ऑफ द अबव आप समझ सकते हैं। विच 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द रेगुलर बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आप आराम से गेस कर सकते हैं कौन सबसे अधिक पैसा देता होगा। जो चौधरी है वर्ल्ड का, यस, यूएसए सबसे अधिक पैसा, करीब 22%, और सेकंड नंबर पे डू नो कौन है, चाइना, करीब 11%। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नॉन परमानेंट मेंबर टू द यूएनएससी आर सेलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए 10 मेंबर सेलेक्ट होते हैं जो नॉन परमानेंट हैं, ये 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। इंडिया कितनी बार रहा है नॉन परमानेंट मेंबर, 8 बार रहा है, लास्ट टाइम शायद 2021-22 में था, 8 टाइम्स इंडिया रहा है, ध्यान दीजिएगा, नॉन परमानेंट मेंबर। यहाँ ये भी जान लीजिए कि जितने 15 मेंबर होते हैं तो हर महीने एक एक मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट का काम करता है सिक्योरिटी काउंसिल का, रोटेशन के बेसिस पे हर महीने। व्हाट इज द वीटो पावर इन यूएनएससी, तो अभी आपने देखा कि जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा था वो आई फॉरबिड, मतलब हम आपके प्रस्ताव पे रोक लगाते हैं, और यदि एक भी परमानेंट मेंबर ने रोक लगा दिया तो पूरा प्रस्ताव डस्टबिन में चला गया। तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, द 5 परमानेंट मेंबर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी, ये नहीं है वीटो पावर। 5 परमानेंट मेंबर गेट प्रेसिडेंस इन डिसीजन मेकिंग ओवर नॉन परमानेंट मेंबर, ये भी नहीं है एग्जैक्टली। डिसीजंस ऑफ यूएनएससी इज नॉट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, ये है लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर कैन स्टॉप एनी डिसीजन ऑफ यूएनएससी दे इफ दे डोंट लाइक, तो एकदम बिल्कुल सही है, यही है आई फॉरबिड, यही वीटो पावर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी होगा, यूएनएससी हैज यूज्ड इट्स वीटो पावर एट मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम किस परमानेंट मेंबर ने अपना वीटो पावर यूज किया कि आई फॉरबिड आई फॉरबिड आई फॉरबिड, क्या यूएसए है, यूएसएसआर या रसिया, यूके, चाइना, तो ये है यूएसएसआर सबसे ज्यादा, और सेकंड में नंबर पे ऑफ कोर्स यूएसए है। विच इज नॉट वन ऑफ द प्रपोजल टू रिफॉर्म द यूनाइटेड नेशन बाय मेंबर्स ऑफ द इन ऑन द एव ऑफ 60th एनिवर्सरी ऑफ यूएन, जब 60वां हुआ था तो इसको कुछ रिफॉर्म करने के लिए प्रपोजल दिए गए थे, इसमें से कौन सा नहीं है वो, तो केवल ये नहीं है, एबोलिश द वीटो सिस्टम, इसको काट दीजिए, बाकी सब है, अब पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अब छोड़े जा रहा हूं, इसको बिना पढ़े आगे मत बढ़िएगा, लेकिन चलिए मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि मुझे कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम ब्लाइंड हैं और यदि आप पढ़ते हैं तो हम आंख बंद करके सुन लेते हैं, लेकिन आप पढ़ क्यों नहीं देते, आप आगे क्यों बढ़ जाते हैं। तो चलिए, क्रिएशन ऑफ ए पीस बिल्डिंग कमीशन, यस ये भी था। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इफ मेंबर स्टेट्स फेल टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये भी था। ये असल में एक और आना चाहिए पॉइंट, इसको जोड़ लीजिएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ह्यूमन राइट काउंसिल टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी जो 8 थे, क्रिएशन ऑफ ए डेमोक्रेसी फंड, वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सब था, लेकिन वीटो सिस्टम को एबोलिश करना या परमानेंट मेंबर वाले सिस्टम को एबोलिश करना नहीं था। विच इज नॉट वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए ऑन यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन होगा, नॉट नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें से जो है मेजर इन्फ्लुएंस यूएसए का क्या नहीं है, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। यूएसए इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द, आपने देखा 22% है। यूनाइटेड नेशन इज बेस्ड एंड इज लोकेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको पता है ये वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, इन सब में बेस्ड है, इसकी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है और वॉशिंगटन से भी काफी नाता है, इसलिए ये जो है इसका इन्फ्लुएंस है। इट हैज गॉट द, ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, इट हैज गॉट द वीक टू पावर, वीटो पावर है, इट हैज गॉट द वीटो पावर इन यूएनएससी, ये है। यूएसए हैज कंसिडरेबल से इन द सिलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये भी है। तो नन ऑफ द, मतलब सभी है इसमें से, सभी जो है यूनाइटेड नेशन पे यूएसए का जो जबरदस्त इन्फ्लुएंस है वो इसको दर्शाता है। विच 27 नंबर देखिए, विच इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन,
ये भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, ये सब वॉइस टाइपिंग का कमाल है। विच इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन विस सोल सुपर पावर दैट इज यूएसए। मतलब यूएसए एज ए चौधरी ऑफ द वर्ल्ड और यूनाइटेड नेशन एज ए ग्लोबल सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों का क्या मतलब कि नाता है, कैसा? यूएन इज इफेक्टिवली एबल टू बैलेंस यूएस पावर? नो, नहीं कर पा रहा है। यूएस उसकी कोई परवाह ही नहीं करता। अब इराक पे याद कीजिए अटैक को। यूएन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यूएसए? ऐसा तो नहीं कह सकते, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। यूएन कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ यूएसए, ये भी जो है कहना गलत होगा। यूएन प्रोवाइड ए स्पेस विद इन विच आर्गूमेंट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक यूएस एटीट्यूड एंड पॉलिटिक्स आर हर्ड। मतलब यूएस के अगेंस्ट में आप आवाज उठा सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, तो यही केवल करेक्ट है इसमें, बस और कुछ नहीं, इसमें सब बाकी गलत है। आपने देखा। 28 नंबर देखिए, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन यूएस कौन सा है? यूएस में बेस्ड है, ये एनजीओ है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल एनजीओ कहते हैं, INGO। इसका नाम क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, इसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ होगी? न्यूयॉर्क में, देख लीजिएगा, क्योंकि यूएस में बेस्ड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत प्रोमिनेंट INGO है, इंटरनेशनल एनजीओ है ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या न्यूयॉर्क, पेरिस, लॉयन या लंदन? लॉयन फ्रांस में है, लंदन में है, बेस्ड है। और अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा, इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनका कुछ कन्फ्लिक्ट भी हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15। ये मैंने आपको बताया कि 1965 तक केवल 11 मेंबर थे, 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट। अब वो बढ़ के 15 हुए। तो इतना कम, 193 में 15 मेंबर क्यों? तो ये 1965 में हुआ था। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियाज इंस्टेंस ऑन यूएन रिफॉर्म। इंडिया बहुत एक्टिवली इंगेज्ड है, फाउंडिंग मेंबर है और आवाज उठाते रहता है यूएन के रिफॉर्म के लिए। उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है जो ये आवाज उठाता है? इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर, ये बिल्कुल सही है, खुद परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्री इन इट, ये भी कहता है। सिक्योरिटी काउंसिल शुड रिफ्लेक्ट द चेंजिंग ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, ये भी ये कहता है। द वीटो सिस्टम इन द UNSC शुड बी एबोलिश्ड, नहीं, ऐसा ये नहीं कहता है। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि हम परमानेंट मेंबर बने। Which US president, 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, gave the famous atom for peace speech in UN General Assembly? अभी मैंने बताया कि वो थे ड्वाइट एज़ेनहावर, जिन्होंने 1953 में ये स्पीच दिया था। और दूसरा क्वेश्चन डायरेक्टली उसी में बेस्ड है कि इस स्पीच के बेसिस पे, जो फेमस स्पीच था एटम फॉर पीस, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो उसका नाम जो है, अब मैं सीधा पढ़ देता हूं, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इसके बारे में भी आपने देखा था, एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। और ये इंस्पेक्ट करते हैं सभी न्यूक्लियर प्लांट को वर्ल्ड में, ये देखने के लिए कि इसका केवल पीसफुल यूज ही हो रहा है या नहीं। 34 नंबर देखिए, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1995 एज ए सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अभी आपने देखा एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया था यही सवाल को घुमा करके। तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्या? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स WTO के बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विच कंटिनेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ UN पीस कीपिंग मिशन लोकेटेड? यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद कीजिए, रख लीजिएगा कि 12 जो है पीस कीपिंग मिशन अभी चल रहे हैं पूरे दुनिया में। उसमें से एक इंडिया में भी है, जम्मू कश्मीर में, और अधिकतर जो है वो अफ्रीका में। यही मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, अफ्रीका में हमको लग रहा है 12 में से 6-7 तो वही है, कॉन्गो से लेके सहारा, साउथ सुडान, मेनी मेनी अदर प्लेसेस में। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में एक भी UN मिशन नहीं है, याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्रीज, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट? ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इनफैक्ट ग्रुप है, जो 5 ऑर्गेनाइजेशन का इसमें समूह है, इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप कह लीजिए। और एक बात यह भी बस इंटरेस्ट के लिए याद रखिए कि अजय बंगा, जो कि इंडियन है, जो अमेरिका में रहते हैं, वो बनने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट 2 जून से, जो कि बहुत बड़ी घटना होगी, पहली बार कोई नॉन वाइट मेंबर बनेगा। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द UN सेक्रेटरी जनरल, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने 4 सेक्रेटरी जनरल दिया है, इसको आपको अरेंज करना है, पहले कौन बने उसके बाद कौन बने। तो सबसे पहले आपको पता है ट्रैगवे ली है, तो 4 से स्टार्ट होता हुआ केवल 2 ही है, तो इन दोनों काट दीजिए। सेकंड आपको पता है डैग हैमरस्कॉल्ड है, तो डैग हैमरस्कॉल्ड जो है सेकंड केवल एक इसमें आता है, इसलिए इस तरह, बाकी आपको जानने की भी जरूरत नहीं है।
IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों जो दोनों 1944-45 में आते हैं एग्जिस्टेंस में, उनको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1944 में ब्रेटन वुड जो है एक छोटी सी शहर है अमेरिका में, न्यू हैम्पशायर में, वहां पे एक बैठक हुई थी जिसमें कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की सेटअप की गई थी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मैंने आपको बताया कि 6 और प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पहले बताया है, उसमें से कौन नहीं है? सेक्रेटरीट है, इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनेस्को बोलते हैं, बहुत फेमस है, वो नहीं है, वो एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। अब आइए कि एनसीईआरटी के जो किताब हैं उसके अंत में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं डियर स्टूडेंट, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, उससे पूछा जा सकता है, उसी को घुमा फिरा के रीफ्रेम करके। तो चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सही है कौन गलत है? ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल पोजेस वीटो पावर। यस, ट्रू है, ये टी लिख रहा हूं, ट्रू। फॉल्स होगा एफ। इट्स ए काइंड ऑफ निगेटिव पावर, ट्रू है। आई फॉरबिड द सेक्रेटरी जनरल यूजेज दिस पावर व्हेन नॉट सेटिस्फाइड विद एनी डिसीजन। फॉल्स, सेक्रेटरी जनरल को कोई वीटो पावर नहीं है। वन वीटो कैन इंस्टॉल ए सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन, यही तो है, ट्रू है, तो 3 ट्रू है। Mark correct or wrong against each of the following statement about the way UN function. True, false. All security and peace related issues are dealt within the Security Council. Yes, true है. Humanitarian policies are implemented by the main organs and specialized agencies spread across the globe. Yes, true है. Having consensus मतलब एका among the 5 permanent member on security issue is vital for its implementation. Yes, नहीं तो कोई veto कर देगा. The members of the General Assembly are automatically the members of all other principal organs and specialized agency of UN. ऐसा नहीं होता है, ये फॉल्स है, ऑटोमेटिकली नहीं बन जाते। जैसे ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसमें मान लो 47 मेंबर है, तो जितने 193 हैं उसके मेंबर नहीं बन जाते। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिव मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया वाई कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की, कौन इसमें से इंडिया को सपोर्ट कर सकता है, कौन सा जो इशू या कह लीजिए जो इनका वेट है? तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं, ये तो अगेंस्ट है, न्यूक्लियर कैपेबल होना कोई अच्छी बात नहीं है। इट हैज बीन ए मेंबर ऑफ द यूएन सिंस इंसेप्शन, लेकिन बहुत सारे और मेंबर हैं, 50 है, तो यही क्यों? इट इज लोकेटेड इन एशिया, ऐसा क्यों? चाइना तो है परमानेंट मेंबर, तो यही बच जाता है इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। दिस इज द बेसिस फॉर आवर आर्गूमेंट कि हमें बनाना चाहिए। हम सबसे ज़्यादा पॉपुलस नेशन है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम पीस लविंग हैं, और हमारा स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है। द यूएन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो एटम फॉर पीस के बेसिस बना है उसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। WTO is serving as the successor to which of the following organization? अभी कई बार हम लोगों ने देख लिया, ये सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको बोलते हैं गैट। ये अभी भी है, लेकिन इसका नया अवतार जो है WTO, वो अब ज्यादा इफेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको याद है कि मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया आर्टिकल 1 में, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ यूएन इज सेक्रेटरी जनरल, शॉर्ट में लिख रहा हूं सेकजेन। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो 2 साल के लिए बनते हैं। डैश इज द प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल, एंटोनियो गुटेरेस। याद है आपको, एंटोनियो गुटेरेस। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है, यहां मैच करने के लिए आपको दिया है। ये इधर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज, अदर्स, मेन मतलब ऑर्गन, और यहां उसका फंक्शन है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या होगा? देखिए, इकोसॉक जिसको बोलते हैं, तो ये है लुक्स इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ मेंबर कंट्री, उसको इससे मैच कर लीजिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा? आप देख सकते हैं, यहां पढ़ सकते हैं, रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन एंड अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज, तो ये भी है। एडमिनिस्ट्रेट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूएन अफेयर, प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटी, तो ये जो है रिजॉल्व डिस्प्यूट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाएगा। ओके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हम लोग देखा, पीसफुल यूज ऑफ एटम, तो ये है सेफली एंड पीसफुल यूज ऑफ एटम, उससे मैच कर दीजिए। सिक्योरिटी काउंसिल तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये है
ओके, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, यहाँ पे यहाँ आ जाइए पीस, तो बी हो जाएगा प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी काउंसिल हो जाएगी। यूएन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी, तो रिफ्यूजी लोग के लिए मतलब जो माइग्रेंट हैं उनके लिए प्रोवाइड शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, ये हम देखते हैं, तो ये शेल्टर दे सकता है क्योंकि और कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो है रिफ्यूजीज को शेल्टर देंगे इमरजेंसीज में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ग्लोबल ट्रेड को फ्री ट्रेड, फैसिलिटेट फ्री ट्रेड, बहुत ही सिंपल है इसको मैच करना। आईएमएफ जो है वो एक तरह का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ओवरसी करता है, जो एक्सचेंज रेट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू है, फॉरेन करेंसी किसी के पास ना रहे पेमेंट करने के लिए अपने इंपोर्ट को, तो इन सबको जो है हेल्प करता है ओवरसीज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। जनरल असेंबली क्या है, जो जनरल मैटर को डिस्कस करता है, डिबेट एंड डिस्कस ग्लोबल इशू, ये तो चौं चौं मतलब टॉकिंग हाउस है जनरल असेंबली, डिबेट एंड डिस्कस ग्लोबल इशू, एक तरह से पार्लियामेंट कह लीजिए यूएन का, और जो गवर्नमेंट है वो यूएनएससी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो हेल्थ से रिलेटेड होगा, प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ फॉर ऑल। एंड सेक्रेटरीट क्या है, ऑफ कोर्स एक ही बचा होगा, और वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूएन अफेयर। तो बहुत अच्छा, आपको ये सारे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी को, वो खुद ही काफ़ी नॉलेज आपको देते हैं। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको याद करने चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि इसी को 4 बार 5 बार देख जाइए, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप 100% आप सॉल्व कर देंगे, ये मेरा एक तरह से विश्वास है। ओके डियर स्टूडेंट, और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस तरीके से आप मुझसे जुड़े, मुझे बहुत खुशी होगी। जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, मतलब क्लास 12 के स्टूडेंट या जो CUET यूजी टेकअप कर रहे हैं कुछ दिनों में, यदि वो इस वीडियो को देखते हैं और अपनी मंशा रखते हैं, सलाह देते हैं या कमेंट करते हैं, तो आई बी वेरी हैप्पी। और कुछ सवाल पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं और CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, आपको कोई भी इसमें कुछ छूटता नहीं। ऑफकोर्स टाइम के अलावा आपको सारे 25 टेस्ट मिल जाते हैं, और आपको जितने रिकॉर्डेड सेशन हैं सभी कुछ मिल जाता है। तो यदि आप इसको लास्ट फ्यू डेज के लिए भी 2 वीक के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, तो आप अपने नेम, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द। देखिए, मैंने 3 चैप्टर केवल पिछले साल नहीं किया था, उसमें से एक आज मैंने किया। मैं कोशिश करूंगा इस वीकेंड में ही बाकी 3 चैप्टर को भी खत्म कर दे, जिससे कि सारे के सारे जो 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर एनसीईआरटी के, उस पर वीडियो बन जाए और आप पूरे कॉन्फिडेंस से बिना कोई और रिसोर्स को देखे हुए। और कितनी मज़ेदार बात है कि आप में से ऑफकोर्स बहुत कम ही स्टूडेंट, लेकिन कुछ स्टूडेंट इस ज़बरदस्त रिसोर्स का फ़ायदा उठाएंगे कि 1-2 दिन में ही ये 18 वीडियो देख करके अपनी तैयारी को बिल्कुल पुख्ता कर सकते हैं। यदि आप उसमें से एक हैं और यहाँ तक पहुँच गए, तो आपको फिर से एक बार बधाई। थैंक यू, मिलेंगे फिर बहुत जल्द।